तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर हमने आपको टाइप ऑफ सॉलिड्स बताए थे और बताया था कि सॉलिड्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्रिस्टलाइन एंड सेकंड एमोर्फस सॉलिड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं वो भी बताए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ना है। तो हमें क्लासिफाइड करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको हम पार्टिकल्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द पार्टिकल एंड फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में कौन सी फोर्स है इसके बेस पर क्लासिफाइड करते हैं। और हम इनको कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड, ये मोलिकुलर सॉलिड कौन से होते हैं नाम से ही पता चल रहा है। मोलिकुलर मतलब जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मोलिक्यूल्स। मतलब मोलिकुलर सॉलिड आर मेड बाय द मोलिक्यूल्स। किससे मिलके बने होंगे? मोलिक्यूल से मिलके बनते हैं। तो द पार्टिकल्स, द सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड विच आर मेड बाय द molecules. It means the constituent particles are the molecule. तो जिसमें constituent particles molecules होते हैं उनको हम molecular solid के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, ये जो molecular solid हैं ये फर्दर क्लासिफाइड किए जाते हैं। जैसे क्योंकि molecules तीन टाइप के होते हैं। molecular force of attraction, मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीन टाइप की होती है। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी तीन टाइप से क्लासिफाइड किया हुआ है। फर्स्ट है, आपको पता है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। दूसरा होता है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और थर्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। मैं शॉर्ट में लिख दिया MS। ठीक है, तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, इन सबके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स ही होते हैं। लेकिन नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के अंदर सबको पता है कौन सी फोर्स होती है? वीक वंडर वाल फोर्स। तो ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे O2 नॉन पोलर है, N2, CO2। तो ये सब नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, किसमें होते हैं? गैसियस फॉर्म में। तो ये अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। नॉन, अब आते हैं पोलर में। पोलर के अंदर एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। ये 11th क्लास में आपको बताया गया है। ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसियस होते हैं और ये भी इंसुलेटर होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड आपको पता है, जब हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन किसी एक से, क्लोरीन तो नहीं है,
फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, FON, फोन। तो या तो वो फ्लोरीन से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है एज कंपेयर टू वंडरवाल फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, इसीलिए जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर या तो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जैसे HF लिक्विड होता है जबकि HCl गैस होता है। HCl क्या है? गैस, जबकि HF लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब मोलिकुलर सॉलिड हैं। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेकंड होता है आपका मेटेलिक सॉलिड। लिक्विड क्यों होता है? कौन? HF लिक्विड क्यों होता है और HCl? क्योंकि HF गैस क्यों होता है और HCl लिक्विड क्यों? मैंने बताया HF लिक्विड होता है और HCl गैस होता है, क्योंकि HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसके अंदर H बॉन्डिंग नहीं बनती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही बन सकती है। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से टाइप का होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स होती है एज कंपेयर टू वंडरवाल फोर्स या फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए ये लिक्विड में फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और HCl में केवल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स मिलती है जो वीकर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इसीलिए HCl क्या है? गैस है। हम HCl जो लैब में यूज करते हैं वो HCl एक्वस होता है और उसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बोलते उसको। हम यहां पर बात कर रहे हैं HCl का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और जो हम HCl लैब में यूज करते हैं वो HCl एक्वस होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब दूसरे टाइप के जो एसिड हैं, दूसरे टाइप के जो सॉलिड्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको हम मेटेलिक सॉलिड मेटेलिक सॉलिड से नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये मेटल से मिलके बना हुआ है। और मेटल क्या होते हैं? एटम्स। तो जितने भी ये मेटेलिक सॉलिड हैं, दीज आर मेड बाय एटम्स, मतलब इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे। तो मेटेलिक सॉलिड के अंदर जितने भी मेटेलिक सॉलिड है दीज आर मेड बाय एटम्स। ठीक है, अब जितने भी मेटल्स हैं आपको पता है दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और इनका एक फेयर मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबका एक कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है कि ये मेटल इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होगी। और जो एटम्स के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम मेटेलिक फोर्स बोलते हैं। तो इनके बीच में कौन सी फोर्स होती है? मेटेलिक फोर्स। ये मेटेलिक फोर्स क्या है? एक्चुअल में आपको जब मेटल्स, अभी हमने बताया कि मेटल्स जो हैं वो एटम से मिलके बनते हैं। ये एटम्स हैं किसके? मेटल्स के। जैसे आयरन के हो सकते हैं, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, कोई भी। ठीक है, तो आप सबको बताया गया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर क्योंकि जो मेटल्स हैं उसका न्यूक्लियस वीक होता है, तो अंदर की ओर फोर्स जो है वो वीकर है। आपको पता है हर एक चीज, जो भी चीज घूमती है उस पर एक फोर्स बाहर की ओर लगती है, दैट इज mv² अपॉन r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अंदर की ओर फोर्स लग रही है
ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर जो Fe है वो कम रह जाती है, कम हो जाती है, या हम बोले कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस्ड नहीं कर पाती। तो क्या होगा, ये फोर्स बाहर वाली ज्यादा है, अंदर वाली कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। और लूज करते ही क्या बन जाएगा, सब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुके होंगे, और सब इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आयंस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करे वो बाहर नहीं जाते, इन जो स्पेस है इसके अंदर रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन। इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, तो इस स्पेस लैटिस के मॉडल है ना, हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन फ्री मॉडल है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन फ्री मॉडल, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये रैंडमली घूमते रहते हैं। और यहां पर अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव चार्ज आयन, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज आयन, इनको हम कर्नल्स बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आयन बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके लिए कर्नल्स भी टर्म्स यूज किया जाता है, कर्नल्स। तो ये जो कर्नल्स हैं, एक कर्नल दूसरे कर्नल से इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड रहता है, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कर्नल को भी अट्रैक्ट किए हुए है, नीचे वाले को भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से दोनों कर्नल्स के बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी बाइंड रखेगा अट्रैक्शन फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। ये एक पेस्टिंग की तरह काम करता है, जैसे एक कॉपी का पेज लें और उसके ऊपर फेविकोल लगाएं और ऊपर से दूसरा पेज लगाएं, तो दोनों पेज फेविकोल की लेयर से अट्रैक्टेड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि फेविकोल की लेयर नीचे वाले पेज को भी अट्रैक्ट किए हुए, चिपकाए हुए है, और ऊपर वाले को ऊपर वाली सरफेस से लेयर के बिल्कुल सेम वे में ये कर्नल है, इसके ऊपर ये कर्नल है, बीच में क्या है दोनों के इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, ऊपर वाले पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेंगे दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज बीच में नेगेटिव चार्ज की एक लेयर, तो इससे वो अट्रैक्टेड रहेंगे। तो इसी को हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। और तीसरे टाइप के सॉलिड आपके आते हैं आयोनिक सॉलिड। थर्ड टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है आयोनिक सॉलिड। तो जो आयोनिक सॉलिड हैं, आयोनिक सॉलिड पता चल रहा है कि आयोनिक सॉलिड क्या होंगे, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे। तो आयंस, और आयंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक कैटायन और एक एनायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन एंड नेगेटिव चार्ज आयन। तो कैटायंस और एनायंस आपको पता है किससे जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इसीलिए दे हैव आल्सो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो जो आयोनिक सॉलिड हैं, दीज आर बाइंड in ionic solid, ions are bind with strong electrostatic force. They are not free form in solid state. Solid state में ions free नहीं होते, इसीलिए ये इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्या होंगे, इंसुलेटर। ठीक है, और इनके क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, इसीलिए क्या होगा, very high energy या very high temperature is required to break that type of attraction force. That's why they have very high melting point. इनके melting point बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो they have very high melting point. मध्य प्रदेश भी बोल सकते हो आप। तो इनका melting point बहुत ज्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है
फोर्थ टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड इज नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आल्सो एटम्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, ठीक है। और एटम्स किससे बाइंड रहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से। तो एटम्स आर बाइंड विद कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो डायरेक्टली शेयरिंग से बनते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कोवैलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसलिए ये इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे ग्रेफाइट या डायमंड। डायमंड के अंदर कार्बन क्या होगा? ये पहले तो नेटवर्क समझ लो क्या होता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो इस टाइप से ये एक कार्बन दूसरे कार्बन से 3D बनता है। ये मैं 2D में ही समझा पा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं बना पाऊंगा 3D। तो यहां पर ये क्या बन रहा है? नेटवर्क बनता जा रहा है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता जा रहा है, ठीक है। और ये जुड़ के एक नेटवर्क बनाता है। तो ऐसे ही अनलिमिटेड कार्बन एटम्स जुड़ते जाते हैं और एक जाल बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से इस नेटवर्क को तोड़ना आसान नहीं है, बहुत हाई एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए ये इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये इंसुलेटर होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। एक्सेप्शनली ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन में से, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो पाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है ड्यू टू द 2D स्ट्रक्चर। तो डायमंड्स के अंदर, ग्रेफाइट के अंदर 2D स्ट्रक्चर होती है। तो ये तो थी बात क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये सब कुछ हमने आपको बताया। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर बनानी है। किसकी? सॉलिड की स्ट्रक्चर। तो सॉलिड कैसे बनते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया था जिसके अंदर पार्टिकल्स के जुड़ने का एक रेगुलर मैनर होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए रेगुलर मैनर। तो पार्टिकल्स क्या होंगे? एक रेगुलर मैनर में अरेंज रहते हैं। अब अरेंज रहेंगे तो यहां पर एक लैटिस टर्म्स यूज करेंगे हम, लैटिस, जिसको क्रिस्टलाइन लैटिस बोलते हैं। तो बहुत बार टर्म्स यूज होता रहेगा लैटिस। ये लैटिस आपने 11th क्लास में पढ़ा था वहां पे लैटिस एंथैल्पी। तो यहां पे लैटिस क्या है? लैटिस इज ए 3D रिप्रेजेंटेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जुड़ने का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम लैटिस बोलते हैं। तो लैटिस 3D होती है। तो अगर हम इसको 2D से ही मैं समझाता हूं आपको, ये पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो 3D में क्यूबिक स्ट्रक्चर आ जाती है। तो अभी 2D से समझ में आ जाएगा आपको। ये लैटिस पार्टिकल्स अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप इनको पार्टिकल्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो आपको एक जाल दिखाई देगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लैटिस। ये 2D है, एक्चुअल में क्या होती है? 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो आपको 3D मान के चलना है, लेकिन मैं यहाँ पे 2D से ही एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको।
तो ये क्या है, एक लैटिस है, जाल है, जो हमें बता रहा है कि पार्टिकल्स किस मैनर में अरेंज हैं। तो इट शो द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो पॉइंट है जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इन पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। जो लैटिस पॉइंट होते हैं, ये जितने भी पॉइंट हैं, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ए लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद है। ठीक है, ये तो थी बात लैटिस की, 3D होती है। अब यहां पे बात करते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल, ये यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल, यहां पर जो ये एक सबसे छोटी यूनिट जो है, सबसे छोटी यूनिट इस लैटिस की, जिसके रिपीटेशन से एंटायर, ये यहां पे आई, फिर रिपीट हुई है, फिर एक और यहां पे बनाई, फिर यहां पे बनाई, यहां पे बनाई, तो इसके रिपीटेशन से एंटायर लैटिस ऑफ द क्रिस्टल इज फॉर्म। तो सिंगल इंडिविजुअल यूनिट बाय द रिपीटेशन एंटायर लैटिस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो ये एक यूनिट सेल है। डिफरेंट टाइप की लैटिस होती है, ये एक बार आप पढ़ लेंगे। डिफरेंट टाइप की यूनिट क्या होती है? लैटिस होती है। लेकिन हमें यहां पर बेसिकली कौन सी पढ़नी है? क्यूबिक लैटिस। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे 7 टाइप की लैटिस होती है, तो जिसमें क्यूबिक होती है, मोनोक्लिनिक होती है, हेक्सागोनल होती है, ऑर्थोरोम्बिक होती है, ठीक है, रोम्बिक होती है। तो बहुत 7 टाइप्स की लैटिस होती हैं, जिसमें हमें कौन सी पढ़नी है? क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक पढ़नी है। क्यूबिक के अंदर, क्यूबिक लैटिस के अंदर जो यूनिट सेल है, अभी तो यूनिट सेल के टाइप्स पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। यूनिट सेल जो होती है, अभी बताया कि यूनिट सेल क्या है, जो ये सबसे छोटी, सबसे स्मॉल यूनिट है, जिसके रिपीटेशन से एंटायर लैटिस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये यूनिट सेल 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली है प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप। सेकंड है, प्रिमिटिव को सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल। दूसरी होती है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मतलब वैसे तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले फर्स्ट है प्रिमिटिव टाइप और सेकंड है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड फिर 3 टाइप की होती है, मैं एक साथ ही बता रहा हूं आपको। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप, सेकंड बॉडी सेंटर्ड, थर्ड जो आएगी वो आएगी फेस सेंटर्ड। अभी इनको डिटेल्स में कराएंगे हम, फेस क्या होती है सब बताएंगे। सेंटर्ड, और चौथी होती है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड। तो यूनिट सेल कितने टाइप की हैं? प्रिमिटिव टाइप एंड सेंटर्ड टाइप। सेंटर्ड फिर 3 टाइप की होती हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। तो ये आपकी यूनिट सेल होगी। अब हमें यहां से बेसिकली ये चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट होता है। तो प्रिमिटिव टाइप कौन सी होती है, बॉडी सेंटर्ड कौन सी होती है, और फेस सेंटर्ड कौन सी यूनिट सेल होती है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं प्रिमिटिव टाइप और सिंपल। अभी हमें क्यूबिक लैटिस के अंदर ही पढ़ना है, तो इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूं सिंपल क्यूबिक
यूनिट सेल। तो फर्स्ट टाइप की सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव टाइप। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, तो जो लैटिस है वो क्यूबिक है, मतलब उसकी एक यूनिट सेल एक क्यूब है। तो और लैटिस में बहुत सारी यूनिट सेल होती है, मतलब बहुत सारे क्यूब से मिलके लैटिस बनती है। तो ये 3D स्ट्रक्चर में आ गए। अब ये 3D स्ट्रक्चर आ गई, ये एक क्यूब है। तो ऐसे ही इसमें ये रिपीटेशन से इसके साइड में, इस साइड में, नीचे, ऊपर ऊपर, ठीक है, बहुत सारी यूनिट सेल जुड़ के एक लैटिस बने। तो यहां पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली कॉर्नर्स। पार्टिकल्स अगर कॉर्नर्स पे ही हो और कहीं ना हो, ठीक है, तो इसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये कौन सी होगी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। दूसरी, अगर ये एक क्यूब है, ये क्यूब, और क्यूब के अगर पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, तभी लैटिस फॉर्म होगी। तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट कॉर्नर्स ऑन ईच कॉर्नर। और जो क्यूब है उसके कितने फेस हैं, 6 फेस होते हैं। अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हो उसमें ऑब्जर्व करो, तो आप ये सोचो कि क्यूब के अंदर बैठे हैं, तो फेस कितने हैं इसके, 4 तो दीवारें हैं, ठीक है। कितनी दीवारें होती हैं, 4, एक, पीछे 2, साइड में 3, फिर दूसरी साइड में 4, और एक छत 5, और एक फ्लोर 6। तो कितने फेस हो गए, 6। हर एक फेस के, यहां पे एक फेस ये, दूसरा फेस ये, तीसरा फेस ये, चौथा फेस ये, एक पीछे वाला फेस, ये वाला फेस, ये कौन सा है, 5th, और एक ये बाहर वाला फेस, दिस वन, तो ये कौन सा है, 6। तो टोटल 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल मौजूद हो। इफ 6 particles are present on each face of the cube, then this is called, या each face of the unit cell, then this is called face centered unit cell, FCC से रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते रहेंगे पूरे चैप्टर में अब हम। तो ये कौन सा होगा, FCC, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और अब 2 और बचती हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि सेशन खत्म होने वाला है।